Hello students, welcome. Online classes, Bishop Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will be discuss class 11 Physics, Chapter 4, Motion in a Plane. तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन में सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कर्व ऑफ बैंकिंग रोड एंड ए बेंडिंग साइक्लिस्ट से रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी इज टू द मूव यूनिफॉर्मली along a straight line when you are apply the centripetal force on the body. It is the force to the move along a circle. While moving actually along a circle, the body has a constant tendency to the regains its natural straight line path, and this tendency give to rise a force called the centrifugal force. Centrifugal force का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि centrifugal force is the force that arise when a body is the moving actually along a circular path by virtue of the tendency of the body regains to the natural straight line. And that means जैसे मान लो कोई बॉडी, मान लो एक थ्रेड है, दे आर द स्टोन, यहाँ पर हमने एक स्टोन बांध करके इसको क्या किया, मूव कराया। तो मूव कराया तो अब यहाँ पे हमारा एक पोर्शन किसका हो गया, हैंड का हो गया। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे दो तरह के फोर्स आएंगे और इसका टेंशन फोर्स क्या होगा, इनवर्ड होगा। तो ये जो इनवर्ड जो फोर्स होगा इसके कारण ये हमारा ऑब्जेक्ट स्टोन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो अब यही कह रहा है कि दैट मीन्स ए फोर्स दैट अराइज व्हेन ए बॉडी इज द मूविंग एक्चुअली अलोंग ए सर्कुलर पाथ बाय वर्च्यू ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू द रीगेन्स इट द नेचुरल स्ट्रेट लाइन। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे मान लो हम किसी स्टोन को रस्सी बांध हाथ से घुमाते हैं तो वी आर फीलिंग ए फोर्स दैट द प्लेस ऑफ द थ्रेड आर कैच। तो एट दिस प्लेस द फोर्स वी अप्लाइड द नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आफ्टर दिस दे आर द कमिंग द लॉ ऑफ मोशन के पोर्शन में अब हमारा कॉन्सेप्ट सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज द फोर्स एक्वायर्ड टू द मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल। दिस फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो इसमें कह रहा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है उसके रेडियस के थ्रू अगर कोई फोर्स उसके सेंटर पर वर्क करता है तो दैट मीन्स दे आर द नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इन दिस केस अगर हम एक फिगर ड्रॉ करें तो मान लें सर्कुलर पाथ हो गया, इसका सेंटर हो गया, तो दैट मीन्स पार्टिकल भी मूव तो अब यहाँ से ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो, ये भी रेडियस हो। तो दैट मीन्स फोर्स बी वर्क एट द सेंटर। तो जो रेडियस के थ्रू जो फोर्स सेंटर पे आ रहा है दे आर द नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, और इसको हम सिंबल से क्या लिखते हैं। तो इसमें हो गया कि व्हेन ए बॉडी दे आर द मूव ऑन द सर्कुलर पाथ दे आर द फाइंड ए एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या निकालेंगे हम, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ए का फॉर्मूला होता है v²/r। तो अगर हम फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपेटल फोर्स Fc सिंबल हो गया इसका, am a बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, तो हो गया am इंटू v²/r, एक्सेलरेशन वैल्यू हो गया। अब चूँकि v का कंडीशन होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे है तो v की वैल्यू हो जाएगा r इंटू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म मिला दिए अपन r कर दिए। तो अब यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो हो जाएगा Fc इक्वल टू am r स्क्वायर, चूँकि r इंटू ओमेगा पे स्क्वायर है तो एक r से कार कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा am r इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इट इज़ द फैक्ट। अब यहाँ से हम रिजल्ट को अगर चेंज करना है तो Fc इक्वल टू सकते हैं am r 2π/t का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो अब हो जाएगा 4π² am r/t²। अगर हम ओमेगा को 2πn में कन्वर्ट कर दें तो Fc का रिजल्ट हो जाएगा am r इंटू 2 ओमेगा इक्वल टू 2π/t, और एक फॉर्मूला इसमें होता है ओमेगा इक्वल टू v/r होता है, तो उसमें 2πt के ही फॉर्म में रहने दे रहे हैं इसको। तो इस तरह से ये हमारे सेंट्रीपेटल फोर्स के कॉजेज आ गए। अब इसके बाद हमारा टर्म आता है राउंडिंग ए लेवल कर्व रोड।
अगर मान लो कोई रोड है, तो जैसे मान लो क्या होता है कि जैसे मान लो हम किसी रोड पे जाते हैं और रोड प्लेन होता है, मान लो हम साइकिल से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो क्या होता है कि जब हम वह सड़क अगर मुड़ता है और उसमें अगर कर्विंग फेज नहीं है, तो दो ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं, या तो हम अपनी स्पीड को कम करते हैं, या दैट मीन्स वी आर बेंड आवर बॉडी इनवर्ड, यानी हम वहाँ पे कहीं न कहीं उसके स्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स में एक वेरिएशन लाते हैं ताकि वहाँ पे स्लाइडिंग केज न हो। तो इस केज में हम निकालेंगे कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच यू आर क्रॉस ए बेंडिंग कर्व रोड विदाउट चेंजिंग योर स्पीड और विदाउट बेंडिंग योर बॉडी। तो इसके में कि व्हेन ए व्हीकल गोज राउंड ए कर्व रोड इट required the some centripetal force. While rounding the curve, the wheels of the vehicles have a tendency to leave the curve path and regain the straight line path. Force of the friction between the wheels and road oppose this tendency. ये लाइन हमारी इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड अपोज दिस टेंडेंसी ऑफ द व्हील। दिस फोर्स फ्रिक्शन therefore act toward the center of the circular track and provided the necessary centripetal force। तो अभी कह रहा है कि उस मोड़ पे जो रिक्वायर्ड हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, तो उस सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए जो स्टैटिक फोर्स यानी जो सेंट्रीपेटल फोर्स है और जो स्टैटिक फोर्स है वह दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब इसके लिए हम लोग आते हैं, जैसे मान लो एक कर्व रोड हो गया या प्लेन हो गया, मान लो इस पर कोई व्हीकल्स क्या है, स्टैंड है। तो जब व्हीकल स्टैंड है, तो मान लो ये रोड पे चल रहा है, तो अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स होंगे जिसको हम रिसॉल्व कर रहे हैं, आर और mg। तो वेट ऑफ दिस व्हीकल्स which normal reaction force be work in upward direction and weight be work in downward direction। अब इस केज में जो यहाँ पे कांटेक्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे राइज होगा क्योंकि रोड मुड़ा हुआ है, तो कहीं कहीं इसका एक सेंटर होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क इनवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका इनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो अब इस केज में हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स frictional force along horizontal then r minus mg इक्वल टू 0 या r इक्वल टू हम mg राइट कर सकते हैं। अब चूंकि अब स्टेटमेंट कर रहा है कि द सेंट्रीपेटल फोर्स बी वर्क इनवर्ड डायरेक्शन, तो अब सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू होगा वह होगा F इक्वल टू, तो F इक्वल टू क्या लाते हैं, अब ध्यान दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम वर्क कर देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला था म्यू इक्वल टू F बाई आर, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू म्यू इंटू आर। अब चूँकि व्हील रोड पे फिक्स होता है, तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाई आर। अब यह जो केज होगा और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, mg की इक्वल है, तो हो जाएगा F इक्वल टू म्यू एस इंटू mg। तो यह जो केज हो गया, तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स बी राइज। अब यह स्टेटमेंट कर रहा है कि यह फ्रिक्शनल फोर्स बी इक्वल टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। अब यह फ्रिक्शनल फोर्स हमारे सेंट्रीपेटल फोर्स की इक्वल होना चाहिए, एंड दैट मीन्स एम वी स्क्वायर बाई आर बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। तो अब यहाँ पे अगर हम एम से एम कैंसिल कर दें तो हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर नहीं है, ये हो जाएगा आर म्यू एस इंटू जी, एंड दैट मीन्स वी मैक्सिमम यानी उस पर मैक्सिमम जो वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स होगा वो होगा हमारा म्यू एस आर इंटू जी।
तो अब यह आर क्या हो गया, जैसे रोड जो मुड़ा हुआ है तो इस उसका एक कहीं कहीं एक सर्कुलर सेंटर बनेगा, तो वहाँ से यह दूरी हो गया रेडियस, जी अर्थ से ग्रेविटी हो गया, और म्यूएस हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर कोई व्हीकल्स अगर इस स्पीड से क्रॉस करें तो दैट मीन्स दे आर नॉट स्लाइडिंग ऑन द बैंकिंग रोड, यानी जो रोड हम टर्न हो रहा है तो वहाँ पे स्लाइड करने का कोई मीनिंग नहीं होगा। अब इस केस के बाद हम लोग अगले पॉइंट पर, इसी से रिलेटेड हमारा टर्म आता है बैंकिंग ऑफ रोड। जैसे आप कभी हाईवे पर चलते हैं तो देखते होंगे जो नेशनल हाईवे होते हैं तो जहाँ पे रोड टर्न होता है तो इनवर्ड अंदर की तरफ रोड ऐसे नीचे आ जाता है, और तो यही इसलिए होता है ताकि वहाँ पे जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो दोनों को इक्वल करने की कोशिश किया जाता है कि विदाउट चेंजिंग द मोशन ऑफ द व्हीकल दे आर क्रॉस द बैंकिंग रोड, वह मुड़े हुए रोड पर आसानी से क्या हो, क्रॉस कर जाए। तो इसको निकालने के लिए तो यहाँ पे दिया है एज द डिस्कस्ड इन द आर्टिकल, इसके पहले नहीं, यही जो अभी हम लोग टर्न किए हैं, द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी विथ विच द व्हीकल कैन बी गो अराउंड ए लेवल कर्व रोड विदाउट स्लाइडिंग डिपेंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड। द वैल्यू ऑफ काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेज व्हेन द रोड इज स्मूथ और टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर run out of the road is wet and on, thus force of the friction is not a reliable source for providing the required centripetal force to the vehicle. As a suffer course of the action would be rise outer edge of the curve road above the inner edge, यानी ये कह रहा है कि हम ऐसे केस में क्या करते हैं, रोड के एक सिरे को ऊपर कर देते हैं और दूसरे सिरे को नीचे कर देते हैं, एंड दैट मीन्स मेकिंग ए इंक्लाइंड फेज, वहाँ पर हम एक इंक्लाइंड फेज प्रिपेयर करते हैं। The road shall be the separated the provided the centripetal force. This phenomena of the rising outer edge of the curve road above the inner edge is called banking of the road. तो banking of road मतलब क्या हो कि जब हम रोड के दो एंड की बात करते हैं जिसका वन एंड क्या हो, इनवर्ड हो, और दूसरा क्या हो, अपर हो, एंड दे आर द मेकिंग ए इंक्लाइंड फेज, दिस फिनोमेना और दिस एक्सीडेंट इज द नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड। तो अब कह रहा है कि ऐसे केज में बैंकिंग ऑफ रोड के लिए what is the maximum velocity कि विदाउट एनी कैजुअलिटी यू आर क्रॉस द रोड, के बिना हम किसी कैजुअलिटी के रोड को क्रॉस कर जाएं तो उसके लिए भी फिगर बनेगा। अब इसके लिए दो फिगर की ज़रूरत होता है, तो पहले फिगर पे तो मैं दिखा रहा हूँ, दूसरे फिगर पर उस पर टर्म को समझाऊंगा भी। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए बैंकिंग ऑफ रोड पे आते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए पहला हमारा फेज है ठीक। अब अपने इस पर हमने एक इंक्लाइन फेज ले लिया। अब इंक्लाइन फेज पे मान लो कोई व्हीकल्स हैं, अब फिगर तो नहीं दे सकते, उसे ब्लॉक के रूप में दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर टर्म कंडीशन, क्योंकि रोड झुका हुआ है तो इसका नॉर्मल तो यहाँ पर होगा और ये रिसॉल्विंग हो जाएगा आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा एम जी। क्योंकि इस पर फ्रिक्शन इस इंक्लाइंड फेज पे डिफाइन होगा, तो इस फेज में अब यहाँ से जो हमारा ये कंपोनेंट जो रिसॉल्व होगा, यहाँ पर मिला देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एम जी साइन थीटा या आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं इसको, आर साइन थीटा, क्योंकि आर की वैल्यू, यह टर्म हमारा आर साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे तो ये हो गया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और रिजल्टेंट इसका आर हो गया और एम जी नीचे आ गया। अब इसके अगर हम फिगर को सॉल्व करते हैं, इंक्लाइंड फेज पाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा समझो। इंक्लाइंड पे मान लो मेकिंग एंगल क्या है, थीटा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब यहाँ से एम जी हो गया, आर कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया, आर हो गया।
अब यहाँ पे जो हमने यह आर साइन थीटा जो हमने शो किया है, इस पे ध्यान देना स्टूडेंट, आर साइन थीटा, तो इस पे दो फोर्स काम करेगा। एक तो आर साइन थीटा, यानी जो वेट ऑफ व्हीकल्स है, दे आर द रिसॉल्विंग द टू कंपोनेंट आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो इसके साथ अब इस इंक्लाइंड फेज पर दो फोर्स भी काम करेगा। अब इस पर एक फ्रिक्शनल जो फोर्स काम करेगा। अब यहाँ पे यह जो हम एरो लगाए हैं, ये फ्रिक्शनल के लगाए हैं, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और फ्रिक्शनल के भी दो कंडीशन हो गए थे, हो जाएगा एफ साइन थीटा। यानी अब इस फिगर में देखो कि जो एम जी है, इस पे दो फोर्स काम कर रहा है। फ्रिक्शन भी रिसॉल्व हो गया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, तो एम जी के साथ फ्रिक्शनल का साइन कंपोनेंट आ गया, और आर साइन थीटा के साथ फ्रिक्शनल का एफ कॉस थीटा आ गया। यानी सोल्यूशन में इन दोनों का सम एक साथ करेंगे, इन दोनों का एक साथ करेंगे, तो आर कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी की इक्वल हो जाएगा। और सेंट्रीपेटल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट होगा, चूंकि इनवर्ड फोर्स आ रहा है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स भी इक्वल हो जाएगा आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये हमारा इसमें मेजर फॉर्मूला बनेगा, और इसी को हम अब सॉल्व भी करेंगे। तो अब इसमें आते हैं, अब लिखेंगे एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल टू एफ कॉस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया। देयरफॉर नो एक्सेलरेशन, यानी इस केस में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। तो जब कोई एक्सेलरेशन नहीं काम करेगा तब हो जाएगा आर कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, या इसको हम सकते हैं एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बनाते हैं। दूसरा फेज क्या हो जाएगा? अब दूसरा हमने बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू क्या हो गया? एम भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ते हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। अब यहाँ से अब एक इक्वेशन हम लोग लाते हैं टर्म कंडीशन के बेस पे। अब इस एफ को हमने चेंज किया, जैसे एफ इसलिए चेंज किया तो फिर से यहाँ पे लिख दें म्यू इक्वल टू एफ अपान आर। तो एफ का रिजल्ट यहाँ से निकालेंगे, तो अब यहाँ से निकालते हैं आर कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस, अब एफ की वैल्यू क्या हो गया? म्यू एस आर, एफ की वैल्यू हो गया म्यू एस आर कॉस थीटा। ओके, तो अब यहाँ से हम कर देते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो आर यहाँ पे कॉमन लेते हैं, या लिखते हैं पहले आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। साइन थीटा, ये आ गया आर कॉस थीटा, एक मिनट यहाँ पे देखो इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, आर कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखे हुए हैं, और इसमें हो जाएगा आर साइन प्लस सही है। तो अब यहाँ पे जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो आर कॉस थीटा इक्वल टू, तो अब हो जाएगा म्यू एस आर साइन थीटा, तो जब ये ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा साइन थीटा। अब ऐसे केस में अब यहाँ पे अगर हम आर कॉमन ले लें तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? आर कॉमन ले लें
आर कॉमन लेते हैं, तो आर कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। आ रहा है यहाँ तक। आफ्टर दिस अब यहाँ से हम अब इस इक्वेशन पाते हैं, तो यहाँ पर हम एफ के वैल्यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ को फिर चेंज करेंगे तो हो जाएगा म्यू एस आर, तो आर साइन थीटा प्लस म्यू एस आर कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे फिर आर कॉमन लेते हैं, तो आर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हो जाएगा इसमें साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 करते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी 3 को 2 से भाग देने पर, तो आर इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाई आर अपान इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन एम जी। तो यहाँ पे हम आर से आर को कैंसिल करते हैं और यहाँ पे अब कॉस कॉमन लेते हैं, तो कॉस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा, कॉस कॉमन लेंगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, साइन बाई कॉस प्लस म्यू एस कॉस थीटा बाई कॉस अपॉन यहाँ पर भी कॉस कॉमन लेते हैं, तो कॉस थीटा कॉमन लेते हैं, तो कॉस कॉमन लेने मतलब क्या, हम डिवाइड कर रहे हैं, माइनस म्यू साइन थीटा बाई कॉस इक्वल टू, अब यहाँ पे अपान वन करेंगे तो एम से एम कट जाएगा तो हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब यहाँ पे कॉस से कॉस कट गया तो साइन बाई कॉस को क्या कहते हैं, टैन थीटा माइनस प्लस म्यू एस, क्योंकि कॉस से कॉस भी कट गया, और यहाँ पे हो गया अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा इक्वल टू भी स्क्वायर बाई आर जी। तो जब इतना रिजल्ट हमारा आ गया, तो इस रिजल्ट के बाद अब हमारा भी स्क्वायर निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा भी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा, तो हो जाएगा भी इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा टू द पावर हाफ। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये रिजल्ट हो गया कि अगर कोई कर्व बैंकिंग रोड है और वन साइड इज द इनवर्ड एंड अदर इज अपवर्ड, तो इन दिस केस द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग व्हीकल्स भी इक्वल टू आर जी, या इसको हाफ रूट हटाए हैं, स्क्वायर हटाए हैं, तो हाफ का पावर अगर इसको रूट में भी लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं भी इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। तो स्टूडेंट्स, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ द बैंकिंग रोड के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and the next video I will discuss the
बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट कि अगर एक साइक्लिस्ट है और रोड पे चला तो उसको कितना मुड़ना है। थैंक यू।